जय हिंद साथियों, मैं हरी सिंह आज अपने इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज अपन सभ्यताओं के क्रम में तीसरी सभ्यता पढ़ेंगे और वो तीसरी सभ्यता अपने पास है गणेश्वर सभ्यता। उससे पहले अपन ने दो वीडियो अपलोड कर दिए, जिसमें एक में कालीबंगा सभ्यता और दूसरे के अंदर आहड़ सभ्यता के बारे में बताया था। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इन वीडियो के अंदर मैंने पिछले वर्षों के तमाम पेपर में से जितने भी प्रश्न बने हैं उन सब प्रश्नों का निचोड़ लिया एक तरह से, या कहो कि जितने भी फैक्ट्स थे वो सब फैक्ट्स मैंने आपके इस वीडियो के अंदर डालने की कोशिश की है, ताकि आपको क्या है कि एक ही वीडियो के अंदर एमसीक्यू के माध्यम से फैक्ट्स आपको मिलने की पूरी पूरी संभावना होगी। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरे जितने भी वीडियो मिलेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो चलिए चलते अपन आज गणेश्वर सभ्यता की ओर और एक भी प्रश्न अपना यहाँ से मिस नहीं होगा। तो चलिए चलते अपन पहले प्रश्न की ओर, जिसमें है अपने पास गणेश्वर सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? इसका राइट उत्तर क्या है अपने पास? आरसी अग्रवाल के द्वारा। अब आरसी अग्रवाल थे कौन? तो रतन चंद्र अग्रवाल, ये अपने को ध्यान रखना है। और रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी खोज की थी 1972 के अंदर। 72 के बाद में 1977 में इसका उत्खनन हुआ था। तो मैंने आपके सामने आगे पूरी डिटेल रखी है, तो आप उस डिटेल को पूरा देखें। ये रही पूरी डिटेल आपके सामने, इसमें एक एक फैक्ट्स को मैंने कवर किया है। स्थान कौन सा है? नीम का थाना सीकर के अंदर है। कौन सी नदी के किनारे पर है? तो कांतली नदी के किनारे पर। कांतली नदी को क्या बोलते हैं अपन? मौसमी नदी बोलते हैं। कांतली नदी को क्या बोलते हैं? मौसमी नदी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कांतली नदी 100 किलोमीटर बहती है और एक तरह से कहे कि सीकर व झुंझुनू के अंदर बहने के पश्चात झुंझुनू के आसपास विलुप्त हो जाती है। फिर अपन देखे कि इस सभ्यता की खोज किसने की? 1972 के अंदर खोज किसने की? आरसी अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा हुई थी। उत्खनन किसने किया? तो 1977 में उत्खनन किया रतन चंद्र अग्रवाल ने। फिर उसके साथ में थे वीएन मिश्र, और वीएन मिश्र के साथ में एक और थे कौन? विजय कुमार। ये विजय कुमार वाला प्रश्न बना हुआ था, इसलिए इसको इंपोर्टेंट कर लीजिएगा कि ऐसे प्रश्न जो थोड़े हटकर होते हैं वो बनते जरूर है। कहते हैं कि रतन चंद्र अग्रवाल के साथ में और कौन उनके सहयोगी थे, ऐसा प्रश्न था। उसमें विजय कुमार ऑप्शन में था। तो आप कह सकते हैं रतन चंद्र अग्रवाल, वीएन मिश्र और विजय कुमार ने मिलकर गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किया था। कुल कितने स्तरों में हुआ? 3 स्तरों में। अब अपन पूछे कि स्तर, एक तो थे 5 स्तर, एक थे 8 स्तर, एक थे 3 स्तर। 3 स्तर किसके हैं? गणेश्वर के। 8 स्तरों में किसका हुआ था? तो आपको पता है आहड़ का। और 5 स्तरों में किसका हुआ था? कालीबंगा का। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार वीडियो जाकर जरूर देख ले। फिर अपन देखे आगे कि 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता थी, यानी लगभग 4800 वर्ष पुरानी सभ्यता है। 2800 ईसा पूर्व, अभी तक 2000 चल रहा है, तो लगभग 4800 अपन कह सकते हैं, या कह सकते हैं 2800 से ये 800 साल तक कह सकते हैं अपन 2000 ईसा पूर्व की सभ्यता मानी जाती है। ऐसा यदि प्रश्न है तो आप आगे देखेंगे। नेक्स्ट अपने पास गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? कौन सा काल है? यदि अपन कहे कि पाषाण काल है, क्या नव पाषाण काल है, ताम्र पाषाण काल है, लौह काल है, तो गणेश्वर सभ्यता से सर्वाधिक मिलने वाला जो धातु कौन सा था? वो तांबा था। तांबा के साथ कुछ पत्थरों का उपयोग हुआ, इसलिए अपन इसको बोलते हैं ताम्र पाषाण काल की ये सभ्यता थी। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को। जैसे मैंने इसमें रखे है कि सर्वाधिक तांबा और तांबे के उपकरण मिले थे, इसलिए इसको ताम्रपाषाणिक बोला गया। 90% सॉरी 99% तांबा यहाँ के उपकरण के अंदर था, यानी इतना शुद्धता थी। और ये शुद्ध तांबा एक तरह से कहाँ मिला था? तो गणेश्वर सभ्यता के अंदर मिला था। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं, गणेश्वर सभ्यता का हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता से क्या संबंध था? तीसरा प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता का हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से क्या संबंध था? तो अपन कहते हैं कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के अंदर तांबे की आपूर्ति होती थी। आपूर्ति एक तरह से कि तांबा प्राप्त होता था, कहाँ पर? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में। अब ऐसा कैसे पता चला? तो इतिहासकार उत्खननकर्ता ने कहा है कि जो तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से मिला है, वो ही तांबा हूबहू कहाँ पे मिला है? गणेश्वर सभ्यता के अंदर। इसलिए अपन कहते हैं कि तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में कहाँ से जाता था? गणेश्वर सभ्यता से जाता था। इसका मेन रीजन क्या था? एक तो थी उसकी तकनीक, ध्यान देना, एक तो थी उसकी टेक्निक, जो तकनीक थी वो सेम थी, और एक तांबे की जो शुद्धता थी वो दोनों एकदम सेम थी। यानी कहे कि तांबे की तकनीक और शुद्धता गणेश्वर सभ्यता से मिलती जुलती थी। इस कारण उसको माना कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के अंदर गणेश्वर से तांबा जाता होगा। ठीक है ना, ये अपने को ध्यान रखना है। तो मैंने लिखा है मोहनजोदड़ो सभ्यता को तांबा गणेश्वर से मिलता था।
नेक्स्ट अपने पास प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ध्यान रखना है कि तांबा उत्पादन, इसलिए ताम्र संस्कृति यानी तांबे की संस्कृति एक तरह से कहे तो गणेश्वर सभ्यता को जाना जाता है। इसके अलावा भी कुछ उपनाम है जो अपने को ध्यान रखने हैं और वो उपनाम मैंने लिखे हैं आपके सामने। क्या क्या उपनाम है? ताम्र युगीन सभ्यता की जननी, की सबसे पुराना तांबा जो काम मिला है तो गणेश्वर सभ्यता के अंदर, इसलिए उसको जननी बोला गया। ताम्र संचयी संस्कृति, कहते हैं कि बहुत सारे तांबे के उपकरण व बर्तनों का एक तरह संचय किया गया, इसलिए वहां से अपन क्या कह सकते हैं, ताम्र संचय संस्कृति। और पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है कि जो पुरातत्व विभाग है उसने इसका पुष्कर बोला गया कि यहाँ पे सर्वाधिक चीजें मिली है और उसको पुष्कर का दर्जा दिया है। तो पुरातत्व का पुष्कर गणेश्वर सभ्यता को बोला जाता है। नेक्स्ट अपने पास, गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त कौन सी वस्तु से पता चलता है कि कांतली नदी वर्ष पर बहती होगी? ऐसा माना गया है, ध्यान रखना, ऐसा क्या है, माना गया है उत्खननकर्ताओं के द्वारा कि कांतली नदी पहले वर्ष पर बहती होगी। किससे पता चला? तो ध्यान रखना, इसमें से उत्तर के अपने पास मछली पकड़ने का कांटा मिला। अब मान लीजिए जब पानी ही न हो, पानी पड़ा हुआ न हो, पानी चलता न हो, तो उसमें मछलियां कैसे होगी? यानी कि मछली पकड़ने का जब कांटा अपने को मिला है तो कहते हैं कि वर्ष पर बहती होगी, पानी वहां पे रहता होगा, इसलिए वहां पर मछलियां पनपती होगी और मछलियों को पकड़ने के लिए उसका कांटा यूज में लेते होंगे। तो ध्यान रखना, मछली पकड़ने का कांटा मिला इसलिए उन्होंने माना कि कांतली नदी वर्ष पर बहती होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और क्या क्या चीजें मिली? मछली पकड़ने का कांटा, वर्ष पर बहने का प्रमाण, पहला प्रश्न। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तर्क वाले। फिर अपन कहते हैं दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुएं, जिसमें कहते हैं थाली हो गई, कटोरी हो गई, सुई होगी, कुल्हाड़ी हो गई, चाकू हो गया और बाणाग्रह। बाणाग्रह क्या है? बाणाग्रह बाण के आगे का नुकीला भाग, ये बाण होता है और बाण के आगे का ये नुकीला भाग जो होता है ये मिला, बाण के आगे का नुकीला भाग मिला, ये आपको ध्यान रखना। और इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि बाण के द्वारा कोई शिकार करते होंगे, यानी एक तरह से ये मांसाहारी लोग होंगे, इसलिए इसका पता चला है। ठीक है, फिर अपन आगे देखते हैं कि गणेश्वर सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता से जोड़ने वाला सबसे मजबूत प्रमाण क्या है? ऐसा मजबूत प्रमाण क्या है? तो मैंने बताया आपको, तांबे के औजार और उनकी शुद्धता दोनों ही गणेश्वर सभ्यता से मिलती जुलती थी, इसलिए उसको मजबूत है एक तरह से जोड़ने का प्रमाण अपने पास। नेक्स्ट है, गणेश्वर सभ्यता का कालक्रम सामान्यतः किसके आसपास माना जाता है? ऐसा प्रश्न भी एक बार आया था, इसलिए मैंने उसको अपने साथ रखा है। तो मैंने आपको बताया 2800 ईसा पूर्व, तो आप कह सकते हैं 2800 ईसा पूर्व किस में आ रहा है? तो 2800 वो 2000 ईसा पूर्व की सभ्यता ये मानी जाती है। ऐसा प्रश्न आया था, आपको 2800 से 2000 ईसा पूर्व करना है। फिर अपन कहे कि गणेश्वर सभ्यता के मकानों को बनाने में किसका उपयोग किया गया? मकान बनाने में किसका उपयोग था? पक्की ईंट, मिट्टी की, कच्ची ईंटों का, पत्थरों का? तो इसका सही उत्तर क्या है? पत्थरों का उपयोग किया गया। कालीबंगा में क्या था? कालीबंगा के अंदर क्या था? कच्ची ईंटें थी, ध्यान रखना, क्या थी? कच्ची ईंटें थी। फिर अपन कहे कि आहड़ के अंदर क्या था? तो आहड़ के अंदर पक्की ईंटें थी। और पक्की ईंटें भी कौन सी थी? धूप में सुखाई हुई पक्की ईंटें थी, ध्यान रखना, प्रश्न ऐसा पूछा गया है इसलिए ध्यान रखना, धूप में सुखाई हुई पक्की ईंटें थी। परंतु गणेश्वर के अंदर क्या थे कि पत्थरों के बने हुए थे, पत्थरों के घर बने हुए थे। और कांतली नदी के पास में एक बांध भी मिला था, और वो बांध भी किसका बना हुआ था? पत्थर का बना हुआ था। तो प्रश्न पूछा गया है कि किस सभ्यता से एक पत्थर का बना हुआ बांध मिला है? तो वो कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता से है। ये मैंने लिखा है, मकान पत्थरों के बनाए जाते थे और यहाँ पर पत्थर से बना हुआ बांध भी मिला है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त कौन सी वस्तु से पता चलता है कि यहाँ के लोग शाकाहारी होने के साथ साथ मांसाहारी भी होंगे? अब मांसाहारी होना यानी कि किसी जीव जंतु को मारना। जीव जंतु को किससे मारेंगे? बाण से मारेंगे। यानी कहते हैं कि बाणाग्रह मिला है और इसलिए उसको अपन कह सकते हैं कि बाण के आगे का जो नुकीला भाग है उसके कारण कहा गया है कि यहाँ के लोग शिकारी भी होंगे, नहीं तो बाण का उपयोग क्या है हो सकता है। ठीक है, तो बाणाग्रह भी अपन कह सकते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न है नेक्स्ट अपने पास, गणेश्वर सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था? मूल आधार आपको पता है, तांबा पिघलाया जाता था, तांबे को बनाया जाता था, तांबे को हड़प्पा मोहनजोदड़ो के अंदर भेजा जाता था, एक तरह से धातु का व्यापार होता था। तो मूल जो आधार है वो तांबा था, धातु था। फिर नेक्स्ट प्रश्न अपने पास कि गणेश्वर सभ्यता से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए जिन्हें क्या कहा गया? ठीक है, जिन्हें क्या कहा गया? तो ये ध्यान रखना, जिन्हें क्या कहा गया? गैरिक मृदभांड बोला गया, गैरिक मृदभांड बोला गया, गैरिक मृदभांड बोला गया। गैरिक मृदभांड है क्या? तो काले व नीले रंग के
से सजाए हुए जो बर्तन थे उनको गैरिक मृदबान या कृपशवर्णी पात्र बोला गया था। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, कृपशवर्णी पात्र, कृपशवर्णी पात्र याद रखना, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि कृपशवर्णी जो बर्तन थे वो कहाँ से मिले हैं, तो अपने को कहाँ से मिले हैं, गणेश्वर सभ्यता से मिले, जिसमें काले व नीले रंग से सजाए हुए बर्तन थे। मिट्टी के बर्तन गैरिक मृदबान यानी मिट्टी के बर्तन थे। ठीक है, ये प्रश्न थे अपने पास गणेश्वर सभ्यता से जुड़े हुए। और पूरी की पूरी एक तरह से कहो कि गणेश्वर सभ्यता इस छोटे से वीडियो के अंदर कंप्लीट है। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके नहीं बनेगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। आगे नेक्स्ट अपन और भी सभ्यताओं को इसी तरह कंप्लीट करेंगे। तब तक जय हिंद।